केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के प्रभात समाचार। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को मुंबई में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें हाल ही में सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेजा गया था। उनके शवदाह संस्कार मुंबई के विख्यात क्रिमेटोरियम में हुआ, जहां सैकड़ों लोग जुटे और फिल्म उद्योग के कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी फिल्म सफ़र करीब 6 दशक तक चलती रही। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा जैसे विभिन्न शैलियों में खुद को स्थापित किया। प्रधानमंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनका अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि संदेश दिया है। उन्हें एक युग का अंत कहा गया है। इस तरह उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि फिल्म उद्योग और दर्शकों के बीच भी एक बड़ी शून्यता पैदा हुई है। यूएस के अरबपति परिवार की शादी, जिसमें दुल्हन नेत्रा मंतेना और वर वंशी गडेराजू शामिल थे, उदयपुर में 4 दिन चलने वाली भव्य रस्मों रिवाजों के साथ आयोजित हुई। इस शादी का एक आकर्षक हिस्सा था जेनिफर लोपेज की लाइव परफॉर्मेंस, जिसके लिए मीडिया में लगभग 17 करोड़ रुपए की फीस का अनुमान लगाया गया है। कार्यक्रम में अन्य बॉलीवुड सितारे भी शामिल थे, जैसे रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति खनौन, और शादी रिसेप्शन का माहौल ग्लोबल स्तर का था। ये घटना भारतीय शादी उद्योग में ग्लैमर और भव्यता के नए आयाम दिखाती है, जहां विदेशी सितारों को बुलाना और मल्टी कोर खर्च एक सामान्य बात बनती जा रही है। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, जिसका अर्थ है कि इस वर्ष की यात्रा मुष्टि का आधिकारिक अंत हो रहा है। लगभग 205 दिन बाद मंदिर का ये वार्षिक समापन समारोह धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वर्ष मंदिर को लगभग 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं व आयोजकों के लिए ये विशेष श्रद्धा अभिव्यक्ति का हिस्सा रहा है। साथ ही सत्र में 16,50,000 से अधिक, लगभग 1.65 लाख श्रद्धालु ने दर्शन के लिए पहुंचे, जो तीर्थ यात्रा की सक्रियता और भक्तों की आस्था का परिचायक है। मंदिर समिति ने 21 नवंबर से पंच पूजा की श्रृंखला आरंभ की थी, जिसकी समाप्ति के साथ आज अंतिम आरती तथा कपाट बंदी विधि संपन्न होगी। मंदिर बंद होते ही देवता की विश्रांति के लिए क्रमशः उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर जोशीमठ में पूजा आराधना प्रारंभ हो जाएगी। इस समापन के बाद श्रद्धालुओं को अगली यात्रा के लिए योजना बनानी होगी, क्योंकि वहीं से अगले वर्ष के लिए नए सत्र की प्रतीक्षा आरंभ हो जाती है। उत्तराखंड में हाल ही के वर्षों में कैंसर के मामलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि देखी गई है। राज्य में 2018 में लगभग 10,932 नए केस दर्ज हुए थे, जो 2019 में 11,216 और 2020 में 11,422 हो गए। पुरुषों में खासकर मुंह या ओरल कैंसर के मामलों में तेजी आई है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। इसके पीछे तंबाकू उपयोग, शराब, जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरणीय कारक और जागरूकता की कमी जैसे कई कारण काम कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य स्तर पर कैंसर की बढ़ती प्रवृत्ति न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डाल रही है, बल्कि समय रहते निदान एवं रोकथाम की चुनौतियां भी उजागर कर रही है। टिहरी गढ़वाल जिले के हिंदोलाखा कुंजपुरी मार्ग पर कल 24 नवंबर दोपहर को एक तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 13 अन्य घायल हो गए। बस 31 सीटर दर्ज की गई थी और बताया जा रहा है कि चालक द्वारा रिवर्स गियर लगाते समय नियंत्रण खो दिया गया था, जिससे वाहन लगभग 70 मीटर गहरी खाई में पलटकर गिर गया। घायलों में कुछ को गंभीर अवस्था में एम्स ऋषिकेश तथा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग पर शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 स्कूल शिक्षक अपने साथी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वाहन रातीघाट के पास अचानक नियंत्रण खो बैठा और लगभग 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 3 शिक्षक मौके पर ही मृत घोषित कर दिए गए। बचा हुआ एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल है और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने अंधेरे और कठिन भूभाग में जाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में देखा है कि वाहन पार्किंग मोड़ पर न्यूट्रल गियर में छोड़ा गया था और हैंड ब्रेक नहीं लगी थी, जिसके कारण कार आगे फिसल गई। उत्तराखंड में गुरमीत सिंह राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वानों, गुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं छात्रों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस सिर्फ एक धार्मिक स्मृति नहीं, बल्कि अस्मिता, न्याय और मानव स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने खासतौर पर यह आग्रह किया कि
आज के आधुनिक युग में गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा सत्य के लिए खड़ा होना, धर्म स्वतंत्रता का सम्मान और दुष्ट ताकतों के सामने भयरहितता को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्था, समाज और परिवार में इस प्रकार की मूल्यों की पुनर्स्थापना और उन्हें अगली पीढ़ी तक ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। संगोष्ठी के दौरान अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें मुख्य विषय थे गुरु तेग बहादुर जी का ऐतिहासिक योगदान, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का दर्शन और श्रेष्ठता और बलिदान का संदेश आज के संदर्भ में। मंच पर लोगों ने पुष्प अर्पण, स्मरण गीत तथा धन्यवाद सभा भी की। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष समारोह के लिए विशेष रूप से सजावट, प्रकाश और संरचनात्मक व्यवस्था की गई थी ताकि बलिदान दिवस का भाव प्रभाव और गहरा हो सके। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने कहा कि आयोजन हमें स्मरण कराता है कि बलिदान केवल स्मारक में समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ तब समझ में आता है जब हम उस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। उन्होंने विद्वानों एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित किया कि वे आगे आगे चलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करें ताकि इतिहास प्रेरणा आगे भी बनी रहे। उत्तराखंड के चंपावत जिले के खरही गांव निवासी 23 वर्षीय अग्निवीर जवान दीपक सिंह ने अपना जीवन की अंतिम कुर्बानी कटौती नहीं बल्कि देश की सेवा में दे दी। उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अग्रिम चौकी पर तैनाती मिली हुई थी। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में 4 गोलियों से छलनी होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पार्थिव देह सोमवार को उनके पैतृक गांव खरही ले जाई गई, जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में शोक लहर है, क्योंकि दीपक केवल 2 साल पहले ही अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें थी। सेना ने मामले की तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि ये गोलीबारी दुश्मन हमले का परिणाम थी, दुर्घटना थी या किसी अंदरूनी कारण से हुई थी। इस तरह उत्तराखंड का ये जवान अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुआ है और उसके नाम पर पंचतत्व में विलीन होने की खबर ने पूरे राज्य को दुख सेहत में डाल दिया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने चाइनीज ताइपे विमेंस कबड्डी टीम को 35-28 से मात दी। इस टूर्नामेंट में भारत की टीम ने सभी मैच जीतते हुए खिताबी सफर तय किया। ये जीत न सिर्फ टीम की लगातार श्रेष्ठता को दर्शाती है, बल्कि महिला खेलों में भारत की बढ़ती मौजूदगी और कबड्डी के ग्लोबल उठान का संकेत भी है। महित संधू फाजिल्का जिले की धिप्पनवाली गांव की युवा निशानेबाज जापान के टोक्यो में आयोजित 2025 समर डेफलिम्पिक्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 स्थिति क्रोनिलिंग प्रोनिंग स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में 585 अंक का स्कोर प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जो उनकी अपनी पिछली बेस्ट 576 अंक के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गया। फाइनल राउंड में महित ने 456 अंक स्कोर कर दक्षिण कोरिया और हंगरी की प्रतियोगिताओं को मात दी। उनकी ये जीत पंजाब भारत के लिए गौरव की बात है और खासकर फाजिल्का जिले में इस उपलब्धि को देश विदेश में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। और अब मौसम। आज 25 नवंबर 2025 को देश के विभिन्न राज्यों में मौसम में ठंडक का प्रभाव बढ़ गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और अधिकतर स्थानों पर सुबह और रात के समय कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड में भी तापमान काफी नीचे गिरा है, जिससे वहां के मौसम में कड़ाके की सर्दी महसूस हो रही है। पश्चिम और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में शीतल लहर का असर है, जो ठंड के तेज होने का संकेत दे रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे वहां का मौसम भी समुद्रिक वायुमंडलीय प्रभावों के तहत बना हुआ है। सर्वत्र वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब बनी हुई है। खासकर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा के करीब है। इस मौसम की स्थिति के कारण लोग ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। कुल मिलाकर आज पूरे देश में सर्द हवाओं, कोहरे, बारिश और तूफानी मौसमी प्रभाव दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि आगामी दिनों में जारी रह सकते हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।